सोचिए, एक ऐसा विचार जो किसी देश की पूरी संस्कृति की पहचान बन जाए। भारत में एक ऐसा ही प्रतीक है, संतुलन का, एकता का। आज हम उसी गहरे प्रतीक की कहानी जानेंगे और उस महान कवि की भी, जिसने अपनी कलम से इस विचार को हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो ये शक्तिशाली विचार है अर्धनारीश्वर का, यानी शिव और पार्वती का वो मिला-जुला रूप जिसमें आधा शरीर पुरुष का है और आधा स्त्री का। पर रुकिए, ये सिर्फ एक मूर्ति या तस्वीर नहीं है, ये एक बहुत ही गहरा प्रतीक है पुरुष और स्त्री की ऊर्जाओं के संगम का, उनके एक दूसरे के बिना अधूरे होने का। तो सवाल ये उठता है कि इस सदियों पुराने इतने गहरे सिंबल को आज के जमाने की आवाज किसने दी? कौन था वो जो सिर्फ एक कवि नहीं बल्कि पूरे देश की काव्य आत्मा बन गया? इसका जवाब है एक नाम, सिर्फ एक नाम, रामधारी सिंह दिनकर। एक ऐसा नाम जो भारतीय साहित्य के आसमान में हमेशा एक ध्रुव तारे की तरह चमकता रहेगा। उन्हें एक उपाधि दी गई, राष्ट्रकवि। जरा सोचिए इस शब्द के बारे में, राष्ट्रकवि, द नेशनल पोएट। ये कोई छोटा मोटा सम्मान नहीं है। मतलब जैसे हमारा राष्ट्रगान है, हमारा तिरंगा है, वैसे ही दिनकर जी को पूरे देश का कवि माना गया। तो चलिए इस महान कहानी की शुरुआत में चलते हैं। ये कहानी शुरू होती है 23 सितंबर 1908 को। बिहार के बेगूसराय में एक छोटा सा गांव है सिमरिया। कहते हैं ना कि मिट्टी का असर होता है, तो बस यही वो मिट्टी थी जिसने उनकी कलम को वो आग और वो ताकत दी। और फिर 1974 तक उन्होंने साहित्य की दुनिया पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो कभी मिट नहीं सकती। और हां, हर बड़े इंसान के पीछे एक परिवार होता है। दिनकर जी का परिवार भी बहुत साधारण था। मां मनरूप देवी, पिता रवि सिंह और उनकी जीवन संगिनी श्यामवती देवी। इसी सादगी और इन्हीं जड़ों से उनकी वो असाधारण लेखनी निकली। तो अब सवाल ये है कि सिमरिया गांव का वो लड़का आखिर पूरे देश की आवाज बना कैसे? ये सफर सच में कमाल का था। उनकी प्रतिभा का अंदाजा बस इस बात से लगाइए कि जब वो सिर्फ 17 साल के थे, उनकी पहली कविता छप गई थी और 21 साल की उम्र तक तो उनकी पहली किताब प्रणभंग भी आ चुकी थी। मतलब ये तो बस शुरुआत थी एक जबरदस्त सफर की। और इस नींव को और मजबूत किया 1932 में पटना कॉलेज से हिस्ट्री में ऑनर्स की डिग्री ने। लेकिन दिनकर जी को सिर्फ एक कवि समझना बहुत बड़ी भूल होगी। उनकी शख्सियत के कई पहलू थे। वो एक स्कूल में हेडमास्टर रहे, फिर बिहार यूनिवर्सिटी में हिंदी के प्रोफेसर बने, भागलपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी बने, और तो और वो संसद में राज्यसभा के मेंबर भी रहे। सोचिए, एक ही जिंदगी में कवि, टीचर, प्रशासक और एक राष्ट्र निर्माता, सब कुछ। 17 साल, बस 17 साल। एक बार फिर सोचिए इस उम्र के बारे में। वो उम्र जब आप सोचते हैं कि जिंदगी में करना क्या है। उस उम्र में दिनकर जी की कलम एक ऐतिहासिक सफर पर निकल चुकी थी। इससे साफ पता चलता है कि कविता उनके लिए कोई पेशा नहीं थी, वो तो उनकी रगों में खून की तरह दौड़ती थी। चलिए अब बात करते हैं उनके करियर के शिखर की, उन रचनाओं की जिन्होंने दिनकर को दिनकर बनाया, अमर कर दिया। उनके काम में 2 किताबें 2 मील के पत्थर हैं। पहली संस्कृति के 4 अध्याय, जिसके लिए उन्हें मिला साहित्य अकादमी अवार्ड, और दूसरी उनका महाकाव्य उर्वशी, जिसके लिए उन्हें मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि भारत का सबसे बड़ा लिटरेरी अवार्ड है। कमाल की बात यह है कि एक किताब गद्य है, दूसरी पद्य। मतलब उनकी कलम का जादू हर विधा में चलता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रश्मि रथी का कर्ण हो या कुरुक्षेत्र का युद्ध, हुंकार की वो आग उगलती कविताएं हों या परशुराम की प्रतीक्षा, उनकी हर एक रचना हिंदी साहित्य का एक चमकता सितारा है। ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, ये तो हमारे देश की आत्मा की कहानियां हैं। उनकी राइटिंग स्टाइल के बारे में एक बात कही जाती है कि उनकी भाषा कुछ भी छुपाती नहीं, सब कुछ उजागर कर देती है। इसका सीधा सा मतलब है कि वो जो लिखते थे वो बिल्कुल साफ, सीधी और सच्ची बात होती थी। कोई घुमाव फिराव नहीं, जो दिल में है वही कागज पर और वही सीधा पढ़ने वाले के दिल में। अगर उनके पूरे जीवन के काम को देखें तो एक कमाल की तस्वीर उभरती है। बेशक उनका ज्यादातर वक्त कविता और लिखने में गया, लगभग 70%, लेकिन बाकी का 30% भी देखिए, वो उन्होंने शिक्षा और देश सेवा में लगाया। इससे पता चलता है कि वो सिर्फ कलम के सिपाही नहीं थे, बल्कि एक संपूर्ण व्यक्तित्व थे। तो अब एक जरूरी सवाल,
आज के दौर में दिनकर की आवाज, उनकी बातें हमारे लिए कितनी रेलेवेंट हैं। देखिए, हिंदी लिटरेचर के इतिहास में एक दौर था छायावादोत्तर युग। ये वो समय था जब कविता सिर्फ कल्पना और सपनों की दुनिया से निकलकर असल जिंदगी, समाज और देश की समस्याओं से जुड़ रही थी। और इस बड़े बदलाव के सबसे बड़े हीरो दिनकर ही थे। और यही वो बात है जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। दिनकर जी सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो एक बहुत बड़े गद्यकार यानी एक प्रोफाउंड थिंकर, एक विचारक भी थे। उनकी कविताओं में अगर आग थी तो उनके गद्य में विचारों का समंदर था, और यही कॉम्बिनेशन उन्हें सबसे जुदा, सबसे खास बनाता है। और इसी के साथ हम घूमकर वापस वहीं आ जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, अर्धनारीश्वर। तो सोचिए, दिनकर का वो विजन जिसमें पुरुष और स्त्री बराबर हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, क्या आज के समाज को इस विजन की जरूरत है? शायद इसी सवाल में दिनकर की लेखनी की अमरता का राज छुपा है। नमस्ते। आज हम एकता के एक बहुत ही पावरफुल पुराने कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो हमारी बटी हुई दुनिया को चैलेंज करता है। ये कॉन्सेप्ट हमें मिलता है शिव और पार्वती के अद्भुत रूप अर्धनारीश्वर में। तो चलिए इसे करीब से समझते हैं। एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या हो अगर हमारा सबसे बेसिक आइडिया कि पुरुष और स्त्री अलग अलग हैं, ये आइडिया ही अधूरा हो? आज हमारी सारी बातचीत इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है अर्धनारीश्वर के एक कमाल के आइडिया से, एक ऐसा रूप जो परफेक्ट बैलेंस का सिंबल है। तो आखिर ये अर्धनारीश्वर है क्या? देखिए, ये शंकर और पार्वती का वो रूप है जिसकी कल्पना की गई है, जिसमें एक ही शरीर का आधा हिस्सा पुरुष का है और आधा स्त्री का। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये दो अलग अलग लोगों का मिलन नहीं है, बल्कि ये एक ही कंप्लीट बीइंग का सिंबल है। जरा इस रूप के अंदर की ड्युअलिटी को देखिए। एक तरफ शिव का हाथ जिसमें डमरू और त्रिशूल है, तो दूसरी तरफ पार्वती का हाथ जिसमें वीणा और चूड़ियां हैं। एक और शरीर पर बाघ की खाल है, तो दूसरी ओर जवाहरात से सजी साड़ी। मतलब मैस्कुलिन और फेमिनिन क्वालिटीज यहाँ आपस में लड़ नहीं रही, बल्कि एक होकर एक साथ मौजूद है। और पता है, यही इसकी कोर फिलॉसफी है कि जब कोई पुरुष नारी वाले गुण अपनाता है तो वो कमजोर नहीं होता, बल्कि वो और भी कंप्लीट हो जाता है। उसकी डिग्निटी कम नहीं होती, बल्कि उसकी कंप्लीटनेस और बढ़ जाती है। लेकिन अर्धनारीश्वर के इस खूबसूरत आइडियल के ठीक उलट हमारी दुनिया की सच्चाई क्या है? एक ऐसी सच्चाई जहां जेंडर को लेकर जो बंटवारा है वो बहुत ज्यादा रिजिड है, बहुत कठोर है। समस्या यही है कि समाज ने हर चीज को दो हिस्सों में बांट दिया। पुरुष को एकदम पक्का पुरुष और स्त्री को एकदम पक्की स्त्री बना दिया। और इस बंटवारे ने, सच कहें तो, दोनों ही जेंडर्स को अधूरा और लिमिटेड फील करवाया है। और ये बंटवारा हमारी सोच में कितना गहरा है, इसका अंदाजा इन मेटाफर से लगाइए। पुरुष को जोड़ा गया है एक्टिव चीजों से, जैसे धूप, पेड़, आग की ज्वाला। वहीं स्त्री को जोड़ा गया है पैसिव चीजों से, जैसे चांदनी, बेल और शांति। तो सवाल ये है कि आखिर ये इतना बड़ा बंटवारा शुरू हुआ कैसे? चलिए हिस्ट्री में उस टर्निंग पॉइंट पर चलते हैं जहां से इस डिवीजन की शुरुआत हुई। सवाल वही है, ये बंटवारा शुरू कब हुआ? औरतें दूसरों पर डिपेंड होना कब शुरू हुईं? यही वो पॉइंट है जो सब कुछ साफ कर देगा, हमारे एनालिसिस का आहा मोमेंट। तो सोर्स मटेरियल के मुताबिक जो टर्निंग पॉइंट था वो था खेती का आविष्कार। सोचिए, जब इंसान आदि मानव था तब मर्द और औरत दोनों साथ में शिकार करते थे। कोई किसी पर खाने के लिए डिपेंड नहीं था। लेकिन जैसे ही खेती शुरू हुई, मर्द खेतों में काम करने लगे और औरतें घर की चारदीवारी में सिमट गईं। कहा जाता है कि यहीं से औरतों की पराधीनता यानी डिपेंडेंसी शुरू हुई। काम के इस बंटवारे ने एक बहुत बड़ा पावर इम्बैलेंस पैदा कर दिया। मर्दों के लिए बाहर की दुनिया लिमिटलेस हो गई, जबकि औरतों के लिए घर ही उनकी छोटी सी दुनिया बन गया। और बस इस एक बदलाव ने पूरी ह्यूमन सोसाइटी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और फिर क्या हुआ? इसके बाद धर्म, फिलॉसफी, इन सब ने सदियों तक इस बंटवारे को न सिर्फ जस्टिफाई किया, बल्कि और भी ज्यादा पक्का कर दिया। अब यहाँ दो तरह की सोच सामने आती है। एक था प्रवृत्ति मार्ग, मतलब जो दुनिया को, जिंदगी को अपनाते थे। इन्होंने औरत को खुशी का सोर्स माना। लेकिन एक दूसरा रास्ता था निवृत्ति मार्ग, मतलब दुनिया को छोड़ने का रास्ता।
और इस रास्ते पर चलने वालों ने औरत को मोक्ष के रास्ते का रोड़ा, एक डिस्ट्रैक्शन माना। और सोर्स के मुताबिक ये सोच इतनी गहरी पैठ बना चुकी थी कि बुद्ध जैसी महान हस्ती ने भी इसे मजबूती दी। उन्होंने अपने शिष्य आनंद से कहा था कि मैंने जो धर्म शुरू किया है वो 5000 साल चलना था, लेकिन अब ये सिर्फ 500 साल ही चलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने औरतों को भिक्षुणी बनने की इजाजत दे दी है। और इस बंटवारे को बनाए रखने के लिए डबल स्टैंडर्ड्स का भी खूब इस्तेमाल हुआ। जैसा कि प्रेमचंद ने लिखा है कि जब पुरुष में औरतों वाले गुण आते हैं तो वो देवता बन जाता है, लेकिन जब औरत में मर्दों वाले गुण आते हैं तो उसे राक्षसी कह दिया जाता है। तो इन शॉर्ट हुआ ये कि सदियों तक औरतों को कभी मोक्ष का रोड़ा कहा गया तो कभी साहित्य में नागिन और जादूगरनी। उन्हें एक प्रॉपर्टी की तरह समझा गया और उनके अधिकार उनसे छीन लिए गए। और इसी वजह से ये जेंडर रोल्स समाज में एकदम जड़ पकड़ गए। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? जवाब के लिए हमें वापस वहीं लौटना होगा जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी, यानी अर्धनारीश्वर के ओरिजिनल कॉन्सेप्ट पर। सोल्यूशन किसी एक के डोमिनेट करने में नहीं है। असली ताकत तो अपने दूसरे आधे हिस्से को इंटीग्रेट करने में है। असली ताकत बैलेंस में है। सोर्स हमें ये याद दिलाता है कि ये क्वालिटीज हम सब में पहले से ही मौजूद हैं। हर मर्द के अंदर एक औरत छिपी है और हर औरत के अंदर एक मर्द। लेकिन बस सदियों के सोशल प्रेशर ने हमें इसे दबाने पर, इसे छिपाने पर मजबूर कर दिया है। तो असल जिंदगी में ये इंटीग्रेशन कैसा दिखता है? सोचिए, एक मर्द जो कंपैशन यानी करुणा को अपनाता है वो कमजोर नहीं है, वो कंप्लीट हो रहा है। और एक औरत जो हिम्मत दिखाती है, करेज अपनाती है, वो अननेचुरल नहीं है, वो भी कंप्लीट हो रही है। बस यही तो अर्धनारीश्वर का असली मतलब है। और इसके रियल वर्ल्ड में क्या नतीजे हो सकते हैं? सोर्स एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट देता है। वो ये कि अगर महाभारत की शांति वार्ता कृष्ण और दुर्योधन जैसे मर्दों के बीच न होकर कुंती और गांधारी जैसी औरतों के बीच हुई होती तो शायद वो महायुद्ध होता ही नहीं। ये दिखाता है कि डिप्लोमेसी और शांति जैसे गुणों को पावर से दूर रखने का अंजाम क्या हो सकता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या होगा जब हर इंसान अपने अंदर के पुरुष और स्त्री दोनों हिस्सों को अपनाकर कंप्लीट हो जाएगा? तब हमारा समाज कैसा दिखेगा? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।